Hello viewers, welcome back to the YouTube channel of Modern Shines, the English monthly magazine. जैसा अभी आपने कोरोना के बारे में बताया, तो I just wanted to ask you why all the state governments have a different kind of a reaction towards corona. For example, I am basically from Bombay. In Delhi there is no lockdown and Maharashtra is still under lockdown. Is it that corona is affecting people or behaving with people differently in different states? Why can't we have a uniform? देखिए क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो इस देश की मजबूती भी है और खूबसूरती भी है। भारत सरकार ने इस संकट को बहुत विज़न के साथ देखा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे आके शुरुआत में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साहब उस समय केसेस कम थे, उस समय लॉकडाउन लगा दिया, आज इतने केसेस हैं, लॉकडाउन हटा दिया। उस समय जब लॉकडाउन लगाया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो डिसीज़न हैं उसको पूरे विश्व ने सराहा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। उन्होंने देखा जब तक लॉकडाउन को केंद्र के तरफ से लगाने की आवश्यकता थी उन्होंने लगाया, उसके बाद आंशिक रूप से लगाया, फिर उसके बाद सहायता देना शुरू करी, फिर स्टेट्स के ऊपर छोड़ा। इस पूरे समय में हम लोग समझे ये एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, ये वायरस है क्या, इसका कैसे इलाज किया जाए। और इस बीच में हम लोगों ने, केंद्र सरकार ने विशेषकर से सबकी मदद की और जितने स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का टाइम मिल गया। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो स्टार्टिंग में अवेलेबल नहीं थी, लोगों को यही नहीं, डॉक्टर्स को पता था हाउ टू ट्रीट कोरोना वायरस पेशेंट। नव एक पूरी लाइन है कैसे कोरोना पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है। जहां आवश्यकता पड़ रही है होम क्वारंटीन भी किया जा रहा है, जहां आवश्यकता है लेवल वाइज भी हॉस्पिटल बनाए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो कम इफ़ेक्टिव पेशेंट हैं उनको एक लेवल में रखा जा रहा है। इस तरह ये सारी तैयारी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो डिसीज़न था उसके कारण हो पाई। उसके बाद उन्होंने ये समझा कि अब इतना हम लोग व्यवस्थित हो चुके हैं कि हम उन सारे पेशेंट्स को डील कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से डील कर रही हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कुछ जगह इसमें राजनीति भी है, लेकिन मुझे लगता है जो भी अपने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अपने प्रदेश की स्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे और इसमें राजनीति नहीं आएगी और हम आने वाले समय में जल्दी इस समस्या से हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा, निजात मिल जाएगी और भारत का जो लक्ष्य है विकास का, सामाजिक, आर्थिक, वो पूरी तरह से हम अचीव करेंगे और सुखद भारत की तस्वीर मुझे दिखाई पड़ती है आने वाले भविष्य में। One more question which always struck me. Today we are celebrating 74th year of independence. During the last 5 months from March onwards, जो भी मीडिया में आता है सिर्फ सबसे पहले एक चीज़ सुनाई देती है, migrant workers, laborers. Today, why are we focusing when there is an election which is coming, everybody talks about laborers. Do we have such a vast differentiation in our economy after 74 years of independence that we are talking about labor class? What you have, आपने जो उठाया ना प्रश्न बहुत ही अच्छा है और आज इसकी वास्तव में आवश्यकता है इसको देखने की। जब शुरुआत हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान ये था कि जो जहाँ है वो वहीं रुके और उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई। उनके लिए सरकार ने व्यवस्था की, स्वयंसेवी संस्थाओं ने व्यवस्था की, NGO ने, डिफरेंट और जो भी लेबरर्स थे उनके जो ओनर्स थे जहाँ जहाँ वो काम कर रहे थे उन्होंने भी व्यवस्था की। इतने बड़े संकट में भी आप ये देखिए एक भी मौत खाने की वजह से नहीं हुई। ये इसके लिए सरकार ही नहीं इस देश के नागरिक भी बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। जिसकी जितनी हैसियत थी, किसी ने 2 लोगों को खाना खिलाया, किसी ने शाम का खाना खिला दिया, किसी ने सुबह का कर दिया, पूरे देशवासियों ने इसको रखा। लेकिन
सेंटिमेंट्स कुछ इस प्रकार डेवलप हुए कि लोगों को लगा कि घर जाना चाहिए। उसमें व्यवस्था थोड़ी सी दिक्कतें आई, फिर उसमें अगेन सरकार में मंथन हुआ, उनको ले जाने के लिए बसें चलाई गई, ट्रेन चलाई गई, जो भी माध्यम हो सकते थे उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो सारे माध्यमों का उपयोग किया गया। वो लोग घर पहुँचे, लेकिन अगेन जहाँ वो पहुँचे वहाँ पे तो रोज़गार नहीं था, रोज़गार तो दूसरी जगह था, तो वहाँ वो सब दिक्कतें आई। एक चीज़ मैं अभी जनसंख्या के बारे में मैं कहता हूँ और मेरा उद्देश्य है कि ये जल्दी से जल्दी लागू हो। दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं लेबर के, जो खुद लेबर हैं, उनकी आप आर्थिक स्थिति समझ सकते हैं, सामाजिक स्थिति समझ सकते हैं। उनके यहाँ अगर आप बच्चों की संख्या देखेंगे तो आप खुद समझते हैं कितने बच्चे उनके यहाँ हैं। ये एक बड़ी दिक्कत है। सरकार आरटीई के माध्यम से चाहती है कि देश का हर बच्चा पढ़े। बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चों को पैदा होते ही, जब वो 7, 8, 9, 10 साल के होते हैं, उन्हें किसी ना किसी काम में लगा देते हैं। तो वो उसको एसेट मान के उसको काम करते हैं। तो जब ये मानसिकता हो जाएगी तो दिक्कत होगी। सरकार ने तय किया कि सबको घर देना है, घर बनने शुरू हुए, लेकिन जितने लोगों के हिसाब से हमने प्लान किया, जनसंख्या उससे लगभग 10 करोड़ बढ़ गई। तो अब आप समझ सकते हैं जब 10 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाएगी क्या स्थिति होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। Your tweet on this Sunday that you have written to the Prime Minister of India to implement this bill during the coming parliamentary session. Is it because that, will it be right to say the population is increasing because of lack of education? Yes, of course I feel personally, and if you analyze the data, people who are educated, they have only 2 kids, and who are illiterate, who have low education, they have good number of kids in their family. And one more thing I would like to tell you, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, directly or indirectly, he started population control मुहिम। उन्होंने आते ही एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बड़ा स्पष्ट है और आप इसको कभी देखिएगा, एनालिस कीजिएगा, डाटा देखेंगे। जो लड़कियां इंटरमीडिएट पास कर लेती हैं, ग्रेजुएशन कर लेती हैं, वो किसी भी धर्म की हैं, किसी भी जाति की हैं, किसी भी समाज की हैं, वो परिवार की इम्पोर्टेंस को समझती हैं और वो जानती हैं कि कैसे परिवार को सुखी रखना है, और वो अपने परिवार नियोजन को बखूबी इम्प्लीमेंट कर लेती हैं। और उन महिलाओं के जिनकी एजुकेशन ग्रेजुएशन है, उनके आप पाएंगे कि उनके 2 से ज़्यादा, बहुत हुए तो 3, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। इस पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि दिस पॉपुलेशन कंट्रोल was started by Congress government in 1975. So should we understand that even after 40 years there was no growth in the education amongst the society? No, I tell you, there is a growth in education. आज जो भारत का साक्षरता दर है वो बढ़ी है और हायर एजुकेशन भी बढ़ी है, लेकिन अगेन बेसिक प्रॉब्लम तो वही है ना। भारत की आज़ादी के समय की जो थी पॉपुलेशन, 1975 की जो पॉपुलेशन थी और आज की जो पॉपुलेशन है, 45 साल में तो डबल हो गई ना, डबल से भी ज़्यादा हो गई। तो जितने हम शिक्षण संस्थान बनाते हैं वो कम पढ़ने लगते हैं। मेरा मानना है आज सारी समस्या का जो कारण है, अगर सारी भी नहीं कही जाए तो 90-95% समस्याओं का जो कारण है वो बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि है। इस पे हमें तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करना ही चाहिए
और हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि देश में विकास हो, देश में समृद्धि हो, तो ये बहुत ही आवश्यक है। One more question related to this. Is this population control going to be as rigid as it is there in China? See, I don't want to comment on China. India is a democratic country. Because there the rules are very strict. India is a democratic country, and we honor feelings of the citizens as far as possible. I want that we should have the law which should work accordingly, जो हम लोग चाहते हैं वो हमारी मंशा को पूरा करे। इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टली हो, इम्प्लीमेंटेशन गलत तरीके से होता है तो रिवोल्ट होता है। और भारत के नागरिकों को हम ये समझाएं कि ये आपके हित में है। जहाँ जहाँ मैंने आपसे अभी बताया, जहाँ जहाँ लड़कियाँ पढ़ी हुई हैं वो खुद अपना परिवार नियोजित कर लेती हैं, जनसंख्या नियंत्रित करती हैं। तो इसमें इसके कई पहलू हैं। हमें लड़कियों की शिक्षा बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को मेडिकल हेल्प देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप इस भंवर जाल में फंसे हुए हो। आप अपने बच्चे को ये समझ रहे हो कि वो मजदूरी कर रहा है। हर माँ बाप चाहता है वो खुद भले ही मजदूरी कर रहा हो, उसके आने वाली जो जनरेशन है वो सुखी जीवन जिए। तो उनको ये बताना पड़ेगा कि ये जो टेम्परेरी आप व्यवस्था में अपने 10 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को भी अपने साथ मजदूरी में लगा रहे हो, इससे उसका हित नहीं होने जा रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में भी एक बहुत बड़ा काम किया और जिसके बहुत अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए। स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आर्टिजन्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कारीगर हैं। उनके पास किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेशन नहीं था, तो जो उनको पेमेंट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे थे। अब उनको सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको सर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। नई शिक्षा नीति में जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था, उसका में एक बहुत जो खूबसूरत पहलू है, वो एक बहुत बड़ा खूबसूरत पहलू ये है। पहले अगर एक बच्चे ने 12th पास की और उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, मान लीजिए ग्रेजुएशन उसने बीटेक में एडमिशन लिया, 4 साल का बीटेक कोर्स था, उसे 6 साल में मैक्सिमम कंप्लीट करना था। अगर 6 साल में वो नहीं कर पाया, स्वास्थ्य कारणों से, आर्थिक कारणों, किसी भी कारण, तो 6 साल बाद उसका स्टेटस ये होता था कि ही इज़ ओनली 12th पास। एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। जो नई शिक्षा नीति बनी है उसकी खूबसूरती ये है कि आपने जितना जितना पास किया उस हिसाब से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपने मान लीजिए 1 साल का किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का किया तो डिप्लोमा मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था है। जिसने जितना पढ़ा उसको उस हिसाब से उसको सर्टिफिकेशन हो गया। एक बहुत खूबसूरत और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। मान लीजिए किसी कारण से आपकी शिक्षा बीच में छूट गई, तो उसमें जो उस कोर्स को पूरा करने की अवधि है वो बढ़ाई गई है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और प्लस पॉइंट है नई शिक्षा नीति का। तो जैसा मैंने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी हर दिशा में काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, और ऐसे वो काम कर रहे हैं जिनका आने वाले भविष्य में बहुत सुखद परिणाम आने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं वो दूरगामी हैं, दूरदृष्टि से वो काम करते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो काम किए वो वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से काम किए और शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाई। इसकी वजह से ये बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे लोग उनकी डिफरेंट मामलों में आलोचना भी करते हैं, लेकिन मैं उनको नमन करता हूं और उनके सामने नतमस्तक हूं कि वो उन आलोचनाओं को भी सहर्ष सहते हैं, बट वो अपने किसी भी निर्णय से जो देश हित में है उसको लागू करने से हिचकते नहीं हैं। वो वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में नहीं रहते हैं। उनका जो नारा है उसको पूर्णतः से इम्प्लीमेंट करते हैं, नेशन फर्स्ट।
तो उनका जो नेशन फर्स्ट जब वो कहते हैं उसको वो अपने ऊपर भी लागू करते हैं और भारत के लिए भी उसकी व्यवस्था पूरी करते हैं कि नेशन फर्स्ट मीन्स नेशन फर्स्ट। 18, 19, 20 घंटे काम करना, कोई छुट्टी नहीं लेना, जो उन्होंने वेतन भी मिलता है उसको भी वो जो उनके साथ काम करते हैं उनमें बांट देते हैं। तो आप देखिए पूरे परिवार से उनका कोई वो नहीं है किसी को। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं उनके बारे में पूरे देशवासी जानते हैं कि ही इज़ हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट और बहुत दूरगामी सोच के वो काम करते हैं। तो उनके नेतृत्व में देश निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत विकासशील होगा, आत्मनिर्भर होगा। और उन्होंने जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो चीज़ें लागू कर दी। एक बहुत छोटा सा है शौचालय, बहुत छोटी बात है, लेकिन आप देखिए उनसे पहले किसी ने सोचा ही नहीं। एक छोटी सी चीज़ थी, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। आज बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो ODF हो गए हैं। छोटी चीज़ थी लेकिन उसको महिलाओं की इज्जत के साथ जोड़ा, उसके स्वास्थ्य के साथ लोगों को बताया कि क्यों आवश्यक है। पहले किसी की तबीयत खराब हो जाए, उसे दिन में शौच जाना पड़े तो आप समझिए उस महिला की कितनी दिक्कत होती थी। शाम को जाना पड़ता था तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती थी। वो सारी समस्याओं से समाधान हुआ। गांव में उन्होंने चूल्हे की जगह गैस कनेक्शंस दिए। 8 करोड़ से ज़्यादा गैस कनेक्शंस दिए गए। जो चूल्हा जलाती थी हमारी माताएं बहनें, आंखें खराब हो जाती थी। एक बार चूल्हा जल गया, दोबारा जलाना पड़ जाए तो आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफ होती है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने करके बहुत बड़े बड़े उसके परिणाम आ रहे हैं। सबका स्वास्थ्य बेटर हो रहा है। जो हेल्थ स्कीम उन्होंने लागू की, कितना ज़बरदस्त काम हुआ। मेरे ख्याल से पूरे विश्व में इतनी बड़ी स्वास्थ्य की कोई योजना नहीं है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू कर दी और बहुत हैप्पीली लागू कर दी। इस पीरियड में भी, कोरोना के काल में भी उसका बहुत लाभ लोगों को मिल रहा है। तो उनकी जो दूरदृष्टि है, सोच है, और उन्होंने जनसंख्या के मामले में भी उनका विज़न स्पष्ट है। जो आपने एक प्रश्न पूछा था, शायद उसी की वजह से देरी हो रही है टू हाउ टू इम्प्लीमेंट इट लाइक चाइना और लाइक इंडिया। करेक्ट। उन्होंने अपना जो 2019 का लाल किले से भाषण था उसमें जनसंख्या के महत्व को बताया, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने बताया। इस बार भी जब उन्होंने अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने एक हिंट किया कि हम भारत में महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने पे विचार कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के ये प्रायोरिटी में है, उनके जहन में है, लेकिन वो चाहते हैं इस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 1975 में जो गलती तत्कालीन सरकार, कांग्रेस सरकार ने की, वैसी गलती ना हो और लोग को शिक्षित किया जाए, लोग स्वेच्छा से इसको लागू करें अपने ऊपर। Thank you very much, sir, for sparing your valuable time, and we wish you all for your future success and the challenges. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.